नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंडफुल रीड्स पर। आज हम बात करेंगे देव रामसी की किताब द टोटल मनी मेकओवर पर। नमस्ते। आज हम एक ऐसी परेशानी पर बात करेंगे जो शायद हम में से कई लोगों को छू जाती है। हम्म। पैसों की तंगी, कर्ज का बोझ। हाँ, और वो एक फीलिंग कि हम फाइनेंशियल रेस में कहीं पीछे रह गए हैं। बिल्कुल। तो हमारे सामने है डेव रामसी की मशहूर किताब द टोटल मनी मेकओवर के कुछ खास हिस्से। ये किताब दावा करती है कि पैसों को मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही कहा। ये अप्रोच बेबी स्टेप्स पर फोकस्ड है, मतलब छोटे मैनेजेबल कदम उठाकर एक बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना। हाँ, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो आइए इस किताब की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये पैसे का मेकओवर आखिर है क्या और कैसे काम करता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए देखते हैं। तो किताब का पहला और शायद सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पैसों के मामले में सक्सेस पाना ये 80% हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। हाँ, सिर्फ 20% नॉलेज है। एग्जैक्टली मतलब हम क्या जानते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम करते क्या हैं। हमारी आदतें वही हमारी फाइनेंशियल रियलिटी बनाती हैं। बिल्कुल। जानना एक बात है, करना बिल्कुल दूसरी। और सबसे पहली रुकावट वो है डिनायल, मतलब इनकार। हाँ, ये मानना ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल, कई बार लोग कहते रहते हैं सब ठीक है, सब कंट्रोल में है, जब तक कि कोई बड़ा झटका न लगे। जैसे नौकरी चले जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी। हाँ, ऑथर ने अपना ही एग्जाम्पल दिया है। जब वो बैंकरप्ट हुए, लाखों डॉलर का नुकसान हुआ, तब जाकर उन्हें रियलिटी चेक मिला। उन्होंने लिखा भी है कि सब कुछ खो देना उनकी जिंदगी की सबसे बुरी और सबसे अच्छी चीज थी। सोचिए, वो बॉटम हिट करना शायद जरूरी था बदलाव के लिए। और ये बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। हम इंसान है ना, बदलाव से कतराते हैं। हाँ, मुश्किल तो होता है बहुत। जैसा किताब में लिखा है, वो पेन ऑफ चेंज, उसे झेलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तो लोग बदलते कब हैं? ज्यादातर लोग तभी बदलते हैं जब उनकी जो करंट सिचुएशन है उसका दर्द बदलाव लाने के दर्द से ज्यादा बड़ा हो जाता है। अच्छा, मतलब जब रहना ज्यादा मुश्किल हो जाए बदलने से। एग्जैक्टली। इस किताब का कोर मैसेज यही है, पहले अपनी सोच बदलो, अपनी आदतें बदलो, फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अपने आप बदलेगी। तो ये एक तरह से उम्मीद जगाती है कि हाँ, एक अलग फाइनेंशियल फ्यूचर पॉसिबल है। बिल्कुल, अगर हम उस डिनायल से बाहर निकल पाएं तो। सही कहा। और डिनाइल के साथ साथ हमारा जो कल्चर है, समाज है, वो भी हमें कर्ज के बारे में कुछ ऐसी बातें सिखाता है जो असल में मिथ्स हैं, गलतफहमियां। हाँ, बहुत सारी। जैसे एक बहुत कॉमन मिथ है कि डेट इज अ टूल, कर्ज एक औजार है जिससे अमीर बना जा सकता है। लोग सोचते हैं लेवरेज करके वेल्थ बनाएंगे। हाँ, ये सुनने में बहुत आता है, लेकिन किताब इसका सख्ती से विरोध करती है। वो क्यों? उनका कहना है कि कर्ज फायदे से ज्यादा रिस्क लाता है, और जितना हम सोचते हैं ना, उतने अमीर लोग, मतलब जो सच में लंबे समय की वेल्थ बनाते हैं, वो कर्ज का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। हाँ, ऑथर का अपना अनुभव कहता है कि कर्ज से मिलने वाला कोई भी फायदा उसके रिस्क के सामने टिक नहीं पाता। बेसिकली द रिस्क आउटवेज द रिवॉर्ड। और दूसरा बड़ा मिथ जो खासकर इंडिया में भी काफी कॉमन होता जा रहा है, हाँ, हादसा। कार पेमेंट तो नॉर्मल है, ये तो हाँ। चलती हैगी। मतलब ईएमआई पर गाड़ी लेना एक स्टैंडर्ड चीज बन गई है। ओह हाँ, ये तो है ही, बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। किताब कहती है कि एवरेज मिलियनियर, यानी एक औसत करोड़पति, वो एक पुरानी रिलायबल गाड़ी चलाता है जिसके लिए कोई पेमेंट बाकी ना हो। एग्जैक्टली कोई ईएमआई नहीं। क्यों भला? इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है, डिप्रिसिएशन, मतलब गाड़ी की कीमत का कम होना। हाँ। एक नई कार की वैल्यू पहले कुछ सालों में ही इतनी तेजी से गिरती है, किताब के हिसाब से लगभग 60% तक पहले 4 साल में। 60%? बाप रे। तो एसेंशियली नई कार खरीदना एक तरह से पैसा जलाने जैसा है। ये तो बड़ी बात है। ऑथर ने अपनी वो जैगवार वाली कहानी भी बताई है। हाँ हाँ कैसे वो बस लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हाँ हाँ महंगी गाड़ी ले ली, हाँ जिसका मेंटेनेंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हाँ। और वो गाड़ी उन्हें और ज्यादा कर्ज में डुबो रही थी। ये वो कीपिंग अप विद द जोन्सेस वाली मेंटालिटी है, दिखावा, बिल्कुल। जो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, वो शो ऑफ का प्रेशर। और तीसरा मिथ, क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करना ही पड़ेगा। ये वाला, सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, है ना? हाँ, हम सबको यही लगता है कि अच्छा क्रेडिट स्कोर बहुत जरूरी है लोन वगैरह के लिए। लेकिन किताब इसे भी चैलेंज करती है। वो तो कैसे? वो कहते हैं कि कैश से पेमेंट करना बेहतर है। कैश से? क्यों? साइकोलॉजी, जब हम कैश देते हैं तो हमें वो दर्द महसूस होता है,
मतलब पैसा हाथ से जाता हुआ दिखता है। हाँ, इसलिए हम कम खर्च करते हैं। एक स्टडी का जिक्र है किताब में, मैकडॉनल्ड्स में लोग क्रेडिट कार्ड से 47% ज्यादा खर्च करते हैं कैश के मुकाबले। वाओ, 47%? ये तो बहुत ज्यादा है। है ना? और किताब ये भी कहती है कि बिना क्रेडिट स्कोर के भी घर के लिए मॉर्टगेज या होम लोन मिल सकता है। सच में? बिना स्कोर के? हाँ, अगर आपकी बाकी फाइनेंशियल हिस्ट्री साफ है। इसे मैनुअल अंडरराइटिंग कहते हैं। मतलब बैंक सिर्फ स्कोर नहीं देखता, आपकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को मैन्युअली रिव्यू करता है। अच्छा, वो तो फाइको स्कोर को मजाक में आई लव डेट स्कोर कहते हैं। हाँ, तो अगर हम इन सब मिथ्स को जोड़कर देखें, एक पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न? ये मिथ्स इतने मजबूत इसलिए भी हैं क्योंकि पूरी इंडस्ट्री, बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, कार डीलर्स, वो हमें लगातार कर्ज लेने के लिए मार्केट करते हैं। हाँ, एड्स वगैरह तो होते ही हैं। बिल्कुल, हमें बताया जाता है कि लोन लेना नॉर्मल है, जरूरी है, लेकिन किताब का स्टैंड एकदम क्लियर है। कर्ज आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का दुश्मन है। दुश्मन? इतना सख्त? हाँ, कैश इस्तेमाल करके और कर्ज से दूर रहकर हम अपने पैसों पर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। तो यहाँ असली सवाल ये उठता है कि क्या हम समाज के इस नॉर्मल पर सवाल उठाने को तैयार हैं? क्या हम उस भेड़चाल से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं? ये सोचने वाली बात है। तो अगर कर्ज इतना बुरा है, तो इस चक्रव्यूह से निकलें कैसे? यहीं पर आती है किताब की कोर स्ट्रैटेजी, बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स, छोटे-छोटे कदम। हाँ, एक के बाद एक लिए जाने वाले कदम। आइडिया बहुत सिंपल है, जैसे आप एक बड़े हाथी को एक बार में नहीं खा सकते, उसे बाइट साइज पीसेस में ही खाना होगा। बिल्कुल वैसे ही बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़कर सॉल्व किया जा सकता है। किताब में कुल 7 बेबी स्टेप्स बताए गए हैं। हाँ, 7। हम शुरू के कुछ जरूरी स्टेप्स पे फोकस करेंगे आज। पहला कदम है एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड बनाना। ठीक है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, सारे कर्ज, घर के लोन को छोड़कर वो खत्म करना। डेट स्नोबॉल मेथड से। हाँ, उसी से। उसके बाद इमरजेंसी फंड को बड़ा करना, फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव करना, घर का लोन पूरा करना, और आखिर में जमकर वेल्थ बिल्ड करना। वाह, सुनने में तो अच्छा लगता है। लेकिन इस सीक्वेंस का, इस क्रम का लॉजिक समझना जरूरी है। ये रैंडम नहीं है। हाँ, इसके पीछे पावर ऑफ फोकस का कॉन्सेप्ट है। फोकस मतलब? किताब कहती है कि अगर आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अच्छा। पहले इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो मान लीजिए कार खराब हो गई, तो फिर से कर्ज लेना पड़ सकता है। बिल्कुल। और डेट स्नोबॉल क्यों? क्योंकि कर्ज चुकाए बिना आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ना तो पैसा होगा और नहीं वो मानसिक शांति। सही बात है। फोकस एक समय पर एक ही चीज पर रखना है, ताकि प्रोग्रेस दिखे और मोटिवेशन बना रहे। बिल्कुल। तो आइए पहले 2 बेबी स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बेबी स्टेप 1 क्या है? 75,000 रुपए का स्टार्टर इमरजेंसी फंड बनाना, और तेजी से। किताब में $1000 लिखा है, जो इंडिया के कंटेक्स्ट में लगभग 75-80 हजार बनता है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हाउस होल्ड इनकम कम है, उन्होंने शायद $20,000 सालाना का बेंचमार्क दिया था। हाँ, तो फिर 35,500 रुपए से शुरू करना भी ठीक है। बिल्कुल, और ये पैसा सिर्फ असली इमरजेंसीज के लिए है। जैसे नौकरी छूट जाना, कोई बड़ा मेडिकल बिल आ जाना या कार की जरूरी मरम्मत। मतलब दिवाली शॉपिंग या वेकेशन इमरजेंसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस फंड का पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए। और इसे रखना कहाँ है? मतलब घर में कैश? नहीं, एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखना बेहतर है, जो आपके रोज के खर्च वाले अकाउंट से जुड़ा ना हो। अच्छा, ताकि आसानी से खर्च ना हो जाए। हाँ, इतना एक्सेसिबल हो कि जरूरत पर मिल जाए, पर इतना भी नहीं कि आप उसे आसानी से पिज्जा ऑर्डर करने में उड़ा दें। समझ गया। ओके, अब आते हैं बेबी स्टेप 2 पर, जो शायद इस किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है, द डेट स्नोबॉल। हाँ, डेथ स्नोबॉल। इसमें क्या करना है? इसमें आपको अपने घर के लोन को छोड़कर बाकी सारे कर्जे, सारे मतलब? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। हाँ, क्रेडिट कार्ड बिल्स, पर्सनल लोन्स, कार लोन्स, स्टूडेंट लोन्स, दोस्तों रिश्तेदारों से लिया पैसा, सब कुछ। ओके, उन सबको लिस्ट करना है। हाँ, उनके आउटस्टैंडिंग बैलेंस के हिसाब से लिस्ट करना है, सबसे छोटे अमाउंट से शुरू करके सबसे बड़े तक। अमाउंट के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट नहीं देखना। नहीं, यहाँ इंटरेस्ट रेट को इग्नोर करना है, बस अमाउंट देखो, छोटे से बड़ा। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ज्यादा ब्याज वाला पहले चुकाना चाहिए ना, मैथमेटिकली? हाँ, मैथमेटिकली तो वही ज्यादा सेंस बनाता है, लेकिन ये प्लान मैथ से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। साइकोलॉजी पर कैसे?
तर्क ये है कि जब आप सबसे छोटा कर्ज पहले टारगेट करते हैं तो वो जल्दी खत्म होता है हाँ, छोटा है तो जल्दी होगा। और इससे आपको एक क्विक विन मिलती है, एक सक्सेस की फीलिंग आती है। अच्छा, मतलब हौसला बढ़ता है। एग्जैक्टली ये मोटिवेशन देता है अगले कर्ज पर अटैक करने के लिए। हाँ, प्लान ये है बाकी सभी कर्जों पर मिनिमम पेमेंट करते रहो, ठीक है। लेकिन जो सबसे छोटा वाला है उस पर मिनिमम पेमेंट प्लस जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आप निकाल सको, कैसे? बजट कट करके, कोई एक्स्ट्रा काम करके, घर का पुराना सामान बेचकर, वो सब पैसा उस सबसे छोटे कर्ज पर डाल दो जब तक वो खत्म ना हो जाए। हाँ, और जैसे ही वो छोटा कर्ज खत्म हो तो उसकी जो पेमेंट अमाउंट थी प्लस जो एक्स्ट्रा पैसा आप डाल रहे थे, हाँ। उस पूरे अमाउंट को मिला के अगले सबसे छोटे कर्ज पर अटैक करो। ओह, तो हर बार पेमेंट अमाउंट बढ़ता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हर कर्ज के खत्म होने पर आपका स्नोबॉल बड़ा होता जाता है और आप तेजी से कर्ज मुक्त होते जाते हैं। वाह, ये तो सुनने में पावरफुल लग रहा है। भी और ये सब करना है गजेल इंटेंसिटी के साथ। ये क्या चीज है? गजेल इंटेंसिटी मतलब पूरी जान लगाकर, जैसे एक हिरन शिकारी से बचने के लिए भागता है ना पूरी तेजी से, वैसे ही भागना है कर्ज से। हाँ, किताब कहती है कर्ज आपका शिकारी है, उससे ऐसे ही भागना है। इसका मतलब है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस? जैसे हो सकता है कुछ सालों तक वेकेशंस नहीं, रेस्टोरेंट्स में खाना कम, कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़े। लोग अपनी महंगी गाड़ियां बेचकर पुरानी लेते हैं, वीकेंड पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं। हाँ, जो भी करना पड़े उस कर्ज के जाल से निकलने के लिए। ये आसान नहीं है, डिसिप्लिन चाहिए। तो ये क्विक विंस का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। बहुत पावरफुल है। जब लोग रिजल्ट्स देखते हैं, भले ही छोटे हों, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो प्लान पर टिके रहते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं क्या इस दौरान रिटायरमेंट सेविंग्स रोक देनी चाहिए, जैसे पीएफ या एनपीएस में डालना? हाँ, ये एक कॉमन सवाल है और किताब का जवाब है हाँ, टेम्परेरीली रोक दे। कंपनी मैच मिल रहा हो तब भी? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आप पूरी इंटेंसिटी से डेट स्नोबॉल पर काम कर रहे हो और आपका प्लान हो कि 18-24 महीने में कर्ज खत्म कर देंगे। अच्छा, मतलब ये टेम्पररी है? बिल्कुल। क्यों? फिर से वही बात, फोकस, सारी एनर्जी और सारा पैसा सिर्फ एक चीज पर, कर्ज खत्म करना। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है कुछ लोगों को। हाँ, लग सकता है, पर ये इस प्लान का हिस्सा है, फोकस बनाए रखने के लिए। समझ गया, ये वाकई डिसिप्लिन मांगता है। अब बेबी स्टेप 2 पूरा होने के बाद क्या? जब सारे नॉन मॉर्गेज कर्ज खत्म हो गए, वो क्या फीलिंग होगी? हाँ, सोचकर ही अच्छा लगता है। तब आता है बेबी स्टेप 3, अपने स्टार्टर इमरजेंसी फंड को बढ़ाकर। हाँ, अब उस 75,000 या 35,000 को बढ़ाकर 3 से 6 महीने के जरूरी घर खर्च के बराबर करना है। 3 से 6 महीने का खर्च, ये एक बड़ा फाइनेंशियल क्वेश्चन देगा। बिल्कुल, जिनकी इनकम थोड़ी अनस्टेबल है या कमीशन बेस्ड है, उन्हें 6 महीने का फंड रखना चाहिए। बाकियों के लिए 3 महीना भी काफी हो सकता है। ये स्टेप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव को और मजबूत करता है ना? हाँ, जब आपके पास 3-6 महीने का बफर होता है तो आप जॉब लॉस जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी बिना पैनिक किए हैंडल कर सकते हैं। आपके पास सोचने का, प्लान करने का टाइम होता है, बिना फिर से कर्ज में फंसे। एग्जैक्टली। और जब ये हो जाए तब असल में वेल्थ बिल्डिंग जर्नी शुरू होती है। हाँ, अब आता है बेबी स्टेप 4। क्या है वो? अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना। 15%? कहाँ इन्वेस्ट करना है? किताब स्पेसिफिकली ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड करती है और उन्हें 4 कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई करने को कहती है: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल। म्यूचुअल फंड्स इंडिया में भी काफी पॉपुलर है, एसआईपी के जरिए लोग करते हैं। हाँ, वो 12% एवरेज एनुअल रिटर्न की बात करते हैं, जो हिस्टोरिकली यूएस मार्केट के एवरेज के करीब रहा है। इंडिया में भी लॉन्ग टर्म में अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ जरूरी पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। वो 15% लगातार इन्वेस्ट करना सालों तक कंपाउंडिंग की पावर से एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकता है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है अपना फ्यूचर सिक्योर करने का। म्यूचुअल फंड्स, खासकर एसआईपी, आम इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है इस गोल को अचीव करने का। ठीक है, स्टेप 4 के बाद? स्टेप 4 के साथ साथ या उसके बाद आता है बेबी स्टेप 5। अगर बच्चे हैं तो उनकी कॉलेज एजुकेशन के लिए सेव करना। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई के लिए। हाँ, किताब यूएस स्पेसिफिक प्लान्स बताती है। इंडिया में भी स्पेसिफिक चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स होते हैं, या फिर आप सिंपली म्यूचुअल फंड्स में अलग से बच्चों के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके,
और फिर आता है एक बड़ा माइलस्टोन, बेबी स्टेप 6, घर का लोन पूरी तरह चुका देना, प्रीपे करना। होम लोन खत्म। इसके लिए किताब 15 साल के फिक्स्ड रेट मॉर्गेज की सलाह देती है, 30 साल वाले की नहीं। हाँ, क्योंकि 30 साल के लोन में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं और बहुत लंबे समय तक कर्ज में फंसे रहते हैं। तो 15 साल का लोन तेजी से खत्म होता है, हजारों शायद लाखों रुपए ब्याज बचता है। और आप जल्दी डेट फ्री होते हैं। ये थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच जरूर है, पर आजादी जल्दी मिलती है। ये फाइनेंशियली भी सेंस बनाता है और साइकोलॉजिकली भी। सोचिए, आपके सर पर कोई होम लोन नहीं है। वो एक अलग ही लेवल की पीस ऑफ माइंड देता होगा। आपका घर सच में आपका है। और फिर जब आप ये सब कर चुके हैं, कर्ज मुक्त, इमरजेंसी फंड तैयार, रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई की सेविंग चल रही है, घर का लोन भी खत्म, तब आता है फाइनल स्टेप, बेबी स्टेप 7। बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी, जमकर संपत्ति बनाना। हाँ, अब आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसे एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना है और अपनी वेल्थ को बढ़ाना है। तो इस सब का मतलब क्या है आखिर में? इसका मतलब है ट्रू फाइनेंशियल पीस, सच्ची वित्तीय शांति। जैसा ऑथर कहते हैं, पैसे के 3 ही अच्छे इस्तेमाल हैं। फन, मजा। हाँ, मजेदार चीजों पे खर्च करना। दूसरा, इन्वेस्ट। और पैसा बनाना। और तीसरा, गिव, यानी दान करना या दूसरों की मदद करना। तो जब आप स्टेप 7 पर पहुंच जाते हैं तो आप इन तीनों चीजों को बिना किसी गिल्ट या स्ट्रेस के कर सकते हैं। आपके पास चॉइसेस होती हैं। अब अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। किताब एक कॉन्सेप्ट का जिक्र करती है, पिनैकल पॉइंट। ये क्या है? पिनिकल पॉइंट, ये वो स्थिति है जब आपका पैसा, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई, आपकी मेहनत से होने वाली कमाई से ज्यादा हो जाती है। When your money makes more money than you do। एग्जैक्टली, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की एब्सोल्यूट पीक है। वाह। और ये पॉइंट हासिल करना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और लगातार कोशिश का नतीजा है। ये दिखाता है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड पाना मुमकिन है। हाँ, शायद कई सुनने वालों के लिए ये सबसे बड़ा आहा मोमेंट हो कि कंट्रोल उनके अपने हाथों में है। तो हमने देखा कि द टोटल मनी मेकओवर का सार क्या है। मूल मंत्र बहुत सीधा है, फाइनेंशियल बदलाव मुमकिन है। लेकिन ये सिर्फ जानकारी से नहीं होगा, ये 80% बिहेवियर चेंज का खेल है। छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाकर डिसिप्लिन के साथ हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हैं। ये आसान नहीं है, इसमें मेहनत और सैक्रिफाइस लगता है। वो गजेल इंटेंसिटी चाहिए। हाँ, जैसा किताब कहती है, आप ही अपनी मनी प्रॉब्लम्स की जड़ हैं और आप ही अपने फ्यूचर के राजा हैं। सॉल्यूशन बाहर नहीं, अंदर है, हमारी आदतों में। बिल्कुल, ये प्लान उन्हीं आदतों को सुधारने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप देता है, जिससे ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल रिजल्ट्स पा सकते हैं। जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए क्या? इस पूरी चर्चा के बाद। सोचिए, वो कौन सा एक सबसे छोटा कर्ज है जिसे आज ही टारगेट करके अपना डेट स्नोबॉल शुरू किया जा सकता है। हाँ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बिल्कुल, भले ही वो 500 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल हो या दोस्त से लिया हुआ 2000 का उधार। हो सकता है वो पहला छोटा सा कदम ही आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी को बदलने की शुरुआत हो। इस पर जरूर सोचिए। अगली बार तक कीप एक्सप्लोरिंग। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे ही नए पॉडकास्ट्स की अपडेट्स तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।